नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विथ अभी में। अंतिम वीडियो विश्व भूगोल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और ये 14th लेक्चर होगा। यकीन मानिए जिस भी स्टूडेंट ने सिंसियरली 10-10, 12-12 मिनट की हमने लेक्चर अपलोड किए और ऐसे चीज़ें हमने कंप्लीट की है, खाना पूर्ति वाली काम नहीं की है कि मैंने वन लाइनर लिख दिया और आपने पढ़ लिया और आपको मैंने रटा दिया। मैंने पूरे वर्ल्ड विश्व भूगोल की मैप को मैंने आपके सामने रखा है। कम से कम 45, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 45 कंट्री आपको याद कराने की कोशिश की है। उसके इम्पॉर्टेंट जितनी झीलें थी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने फिगर मैप में दिखाकर आपको याद करवाया हूँ। उसके बाद पर्वत की बात कर ले, चाहे कोई भी पवन चल रही हो, जिस भी कंट्री से पवन चल रही है, चाहे वो कोई सागर की बात कर ले। अगर आपसे कोई पूछ ले अभी एड्रियाटिक सी कहाँ है, भूमध्य सागर कहाँ है, काला सागर कहाँ है, लाल सागर कहाँ है, तस्मान सागर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को अलग करने वाली सागर का नाम, अब ये मैं बार बार वीडियो में इसका नाम लिया हूँ और यकीन मानिए ये आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे। ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है तो आपके माइंड में घूम रहा होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कहाँ पर है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, गल्फ की खाड़ियाँ, कैलिफोर्निया की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी, अलास्का रेंज, उसके बाद एटलस पहाड़ी, एल्स पर्वत, बेरिंग जल संधि, जितनी भी जल संधियाँ थी हमने कवर किया है। चाहे वो डोवर जल संधि हो, कोई भी जल संधि की अगर बात करें, चाहे ठंडी पवन, गर्म पवन, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, एक एक चीज़ हमने मैप में कवर किया है। अब ये मैंने इसलिए बताया कि आप एक थोड़े देर के लिए आप सोचिएगा 5 से 10 मिनट टाइम निकाल करके कि इतनी चीज़ें आपको मैंने कैसे करवाए, क्या मैंने जो ये सारी चीज़ें आपके साथ करवाया हूँ या जो करवा रहा हूँ, क्या मैं इतने कम टाइम में, सोचिए मुझे कितना टाइम लगा होगा इसको तैयार करने में। तो इसलिए अगर आप सभी से आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, देखिए क्योंकि ये अंतिम वीडियो है विश्व भूगोल का, तो मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट टाइम ले सकता हूँ। मैक्सिमम की वीडियो में मैं कुछ बातें भी करता नहीं हूँ। अगर आपको हेल्प मिली होगी मेरी वीडियो से, आपका जो भी पेपर, देखिए मैंने ये कभी नहीं बोला कि ये केवल आपके रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। चाहे दिल्ली पुलिस से लेकर के एसएससी की हम बात कर ले, चाहे वो रेलवे में जाए चाहे स्टेट में आए, अगर हेल्प हुई होगी 10% भी अगर आप सभी को, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन आप सभी को हेल्प कर रहा होगा, तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट केवल जय गुरु लिख सकते हैं तो कृपया करके लिखिएगा। यहाँ कोई कम्युनिटी, कोई कास्टिज़म नहीं होता है। ये सारी चीज़ें, हमारा काम पढ़ना होता है, हमारा काम एक दूसरे को मोटिवेट करना होता है और हमें अपना गोल अचीवमेंट करना होता है। तो अगर हो सके तो कीजिए, इतना नहीं हो सके तो भी कोशिश कीजिए करने का। और अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं भी अच्छा लगता हो तो भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं मन करे तो भी शेयर कीजिए। ये आप लोगों के लिए आज कंपलसरी वर्ड है मेरे लिए, ठीक है। वायुमंडल बहुत अच्छा टॉपिक और 110% मैं लिख दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट को जो है यहाँ से आज आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये इसलिए मैंने ये लास्ट में रखा है। तो बहुत डिटेल में नहीं और बहुत छोटे चीज़ें, छोटे छोटे वन लाइनर की तरह से भी नहीं, चीज़ों को समझते हुए मैक्सिमम टू मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करेंगे और आपके सवाल यहाँ से सॉल्व आउट होंगे, ठीक है। समझते हैं। देखिए हमने आपको पृथ्वी के बारे, आपको स्ट्रक्चर को बताया था। आपको अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट को मैंने डिवाइड किया था आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट। उसके बाद मेंटल को मैंने डिवाइड किया था आउटर मेंटल, इनर मेंटल। उसी प्रकार मैंने क्रोड को डिवाइड किया था आउटर क्रोड, इनर क्रोड। टेम्परेचर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कराया था कि आपका जो है जो क्रस्ट वाले सेक्शन में सबसे अधिक टेम्परेचर चेंजेस होती है और अगर उसके कंपैरिजन अगर हम लोग नीचे जैसे आते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज तो होती है लेकिन कंपैरेटिवली क्या होती है, कम इंक्रीज होती है। अब हम बात कर ले डेंसिटी की, तो आप सभी को पता है कि जैसे ही हम क्रस्ट से नीचे आ रहे होते हैं पृथ्वी के अंदर, तो आप सभी को डेंसिटी इंक्रीज होते हुए दिखाई पड़ रही थी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं आपको जो देखने को मिलती है, जो ज्वालामुखी संबंधी घटनाएं होती है, मैंने आपको स्फेनोस्फीयर करके एक नाम बताया था, एक लेयर मैंने दिखाया था जो क्रस्ट और मेंटल के बीच होता है। तो ये जब मैंने आपको बातें की, ये किसकी मैंने बात की, पृथ्वी की बात की है मैंने। ये जो मैंने बात की ना, ये मैंने बात जो की है अभी आप सभी से, पृथ्वी की बात की है। ये रहा फिगर आपका, ये जो आप छोटा सा फिगर देख रहे हो, ये जो मैंने अपनी बातें अभी तक आपके साथ की है 1 मिनट, इतनी जितनी भी बातें की बस केवल और केवल पृथ्वी की बातें की है। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडल, पृथ्वी की सतह से जो ऊपर की चीज़ें हैं वायुमंडल के बारे। अब चीज़ों को समझिए, वायुमंडल में है क्या आखिर। वायुमंडल में कुछ भी नहीं है। वायुमंडल में क्या क्या है, गैस है प्रेजेंट।
धूल कण है प्रेजेंट, जलवाष्प की कणें हैं प्रेजेंट। बस यही चीज़ जो है आपके वायुमंडल में प्रेजेंट है। और इसी गैस, धूल कण और जलवाष्प के अकॉर्डिंग हम लोग जो होते हैं वायुमंडल को 5 भागों में डिवाइड करते हैं, 5 मंडलों में डिवाइड करते हैं। तो पहला मैं आपको कंसेप्ट ये दे दूँ कि आपके जो है एग्जामिनेशन में सवाल कैसे बनेंगे। सवाल तो पहले आपसे सीक्वेंस, जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ, ये आपको डायरेक्ट सीक्वेंस अरेंज करने को आपको दे दिया जाएगा। पहला कौन सा मंडल आता है, क्षोभ मंडल। सेकंड कौन सा मंडल आता है, क्षोभ मंडल। अब ये देखिए मैंने इंग्लिश टर्म को भी यूज़ किया है, तो मिस आउट नहीं करिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में भी ट्रोपोस्फीयर दे रहे हैं और हिंदी में भी ये ऐसे लिख दे रहे हैं ट्रोपो, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर। तो ये दोनों टर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, सेकंड में आपका आता है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। थर्ड में जो आता है आपका वो होता है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर। फोर्थ नंबर में आता है आयनो मंडल यानी कि आयनोस्फीयर। और लास्ट जो आपके होते हैं एक्सोस्फीयर यानी कि आपका वायुमंडल। क्लियर है। तो पहली सवाल आपको ये अरेंज करना। अब सवाल आपको ऐसे पूछा जाएगा कि ये जो क्षोभ मंडल है, ये देखिए पूरा जो पृथ्वी है यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ पूरा आपका जो है पूरा वायु, ये पूरा जो आप देख रहे हो इधर पृथ्वी के बाहर जो है ये सारा वायुमंडल है। तो अब ये 5 मंडल को भी जो है हम एक रेंज में डिवाइड करते हैं कि पृथ्वी से इतने किलोमीटर तक, मतलब कि 16 किलोमीटर तक जो है आपका क्षोभ मंडल है। इसके बाद ये जो है आपके 35 किलोमीटर तक, मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आपको याद करना, एग्जैक्ट जो है आपको याद भी करना पड़ेगा। एक्चुअली अगर आप रेलवे का पेपर दे रहे हो तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है एग्जैक्ट डाटा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे सारा चीज़ बता दे रहा हूँ। उसके बाद अगर मध्य मंडल है तो कहाँ तक, तो 50 किलोमीटर तक, ये कहाँ तो 80 किलोमीटर, ये कहाँ तो 640 किलोमीटर। तो मतलब एक रेंज बाय रेंज हमने डिसाइड कर लिया है। जैसे कि मैं दिखाऊँ, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपका क्या है, क्षोभ मंडल यानी कि पृथ्वी के विषुवत। अब आप सभी को पता है क्या है, ये क्या है आपकी विषुवत रेखा, और ये आपका क्या है, ध्रुव पोल। अब पोल से आप जैसे ही 8 किलोमीटर जाते हो और ये विषुवत रेखा से आप 16 किलोमीटर अगर आप जाते हो, तो यहाँ से जो अब आप एक सर्कल ड्रॉ आउट कर रहे होंगे, ये सर्कल ही आपका क्या कहला रहा होगा, क्षोभ मंडल कहला रहा होगा। नहीं आया होगा क्लियर आपको, मैं इस फिगर में और अच्छे से समझाऊँगा। देखो मेरे भाई, इस फिगर में देखते हैं हम लोग, एकदम अच्छे से समझना है क्योंकि आप वायुमंडल पढ़ रहे हो। ये रहा पृथ्वी, ये रहा आपका पृथ्वी ब्लू कलर का, ठीक है, मैं कलर यूज़ करते चलूँगा। अगर सोचिए डिजिटल बोर्ड होता या फिर ब्लैक बोर्ड ही होता तो क्या तहलका मचता, वीडियो की क्वालिटी और कितनी अच्छी हो सकती थी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। हम जैसे ही इस पोल, आपको पता है यहाँ क्या है, पोल है, और ये आपका क्या होगा, विषुवत रेखा। तो जैसे ही हम पोल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई में जाते हैं या फिर हम विषुवत रेखा से 16 किलोमीटर में जाते हैं, तो ये जो आपको सर्कल जब हम यहाँ से एक ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये कौन सा क्षेत्र हो गया, क्षोभ मंडल हो गया। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती है, हेलीकॉप्टर जो चलाई जाती है वो कौन सी मंडल में चलती है, वर्षा जो होती है, बादलों का बनना, चक्रवात का आना, पतंग जो उड़ते हैं, ये सारी क्रियाएं, वायुयान जो एरोप्लेन जो चलती है वो कहाँ चलती है, कौन से मंडल में चलती है, उल्का पिंड जो संबंधित जो गिरती है, जो चीज़ें गिरती है जिसे आप टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो कहाँ पर होती है, कौन से मंडल में टेम्परेचर, आप जब उस मंडल में ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और कौन से मंडल में आपको ऊंचाई पे जाने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कौन से मंडल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कौन से मंडल में आपकी रेडियो की तरंगें परावर्तित होती है, कौन से मंडल में जो भी सैटेलाइट हम सभी छोड़ते हैं, आप जैसे यूट्यूब अभी चला रहे होंगे या आप घर पे टीवी देखते हो या मोबाइल में आप बातें करते हो, तो उसके लिए भी एक सैटेलाइट, एक सिस्टम छोड़े जाते हैं पृथ्वी से, जिसे हम क्या नाम देते हैं, भू स्थिर उपग्रह। अब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली मैं बता रहा हूँ एनटीपीसी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आपके अंतरिक्ष वाला सेक्शन होता है और डीआरडीओ वाला जो सेक्शन है, देखिए रक्षा संबंधी अगर हम बात कर ले तो हम डीआरडीओ में जाते हैं, और स्पेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो होता है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित बातें। अब रेलवे एनटीपीसी जो है आपके हर शिफ्ट में यहाँ से 2-2 सवाल, मतलब 150 से 200 सवाल पूछे हैं एनटीपीसी में पिछले साल की अगर हम बात कर ले। मुझे पता नहीं आप लोगों ने तैयारी की है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बोल दूँ, अभी जैसा आपका नाम लिया भू स्थिर उपग्रह, तो पूछा गया था एनटीपीसी में भू स्थिर उपग्रह को छोड़ने के लिए हम कौन से यान की यूज़ करते हैं, पीएसएलवी होता है या फिर जीएसएलवी होता है। तो देखिए जीएसएलवी का यूज़ करते हैं 5000 किलोमीटर तक की दूरी हम लोग डिस्टेंस कवर करने के लिए, और अधिक वेट को हमें अगर ले जाना होता है अपने उपग्रह में,
या फिर अगर कम डिस्टेंस हमें 2000 किलोमीटर तक जाना होता तो हम PSLV को यूज़ करते हैं, कम वेट तक को ये वजन को लेकर जाती है। कम वेट मतलब कि कम जो हम उपग्रह बना रहे होते हैं, जो सैटेलाइट जो बना रहे हैं उसकी वेट कम होती है, तो उसके लिए हम PSLV यूज़ करते हैं। दूसरा आपसे पूछा गया सवाल ऐसा है कि कौन सा सैटेलाइट, मतलब कि पहला तो ऐसे पूछ लेगा कि रूस की, अमेरिका की, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम बताइए, उसकी स्टेब्लिशमेंट डेट। ये सारे स्टैटिक जी के लोग बोलते हैं, ये स्टैटिक जी के नहीं है मेरे भाई, ये आपका स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला संचार उपग्रह, सबसे पहला पर्सन का नाम बताइए, वो कौन से कंट्री है, वो कौन से देश के थे जिसने चंद्रमा पे गए, अंतरिक्ष पे गए, उस जानवर का नाम बताइए, उस यान का नाम बताइए। बहुत तरह की मंगलयान का जो अभी जो करंट अफेयर से भी तो जोड़ के आपके सवाल बनेंगे। मुझे पता नहीं आप लोग तैयारी कर रहे हो, कैसे तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो यहाँ भाई यूट्यूब पे कुछ मिल ही नहीं रहा, ना तो व्यू ना तो कोई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको फिर भी आज एक वीडियो बनाऊंगा, मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, मैथ्स की क्वालिटी में मैं आपको कैसे इंप्रूव कराऊंगा, क्या हेल्प होगी, और भी बहुत सारी बातें। क्लियर है कि सवाल कैसे बनेंगे, यहाँ पे हम लोग अब बात हो गया। अब तो पहला हम लोग ये सीक्वेंस समझ लिए हैं। अब इससे पढ़ लेते हैं कि हम लोग वायुमंडल को 5 मंडलों में विभाजित किए हैं, और इसमें जो है कैसे विभाजित किए हैं, तो बहुत सारे गैस होते हैं प्रेजेंट, गैसों की डेंसिटियाँ भी अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग धूल कण प्रेजेंट होते हैं, जलवाष्प प्रेजेंट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने वायुमंडल को विभाजित किया है 5 मंडल में। ये पाँचों मंडल आपके सामने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्षोभ मंडल की बात करेंगे। तो क्षोभ मंडल को हम लोग फिगर से समझते हुए भी बात करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ बताई गई है, एक एक लाइन आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसका जो विस्तार है क्षोभ मंडल का पृथ्वी से कितने डिस्टेंस में है। तो हमने अभी आपको बताया कि ये आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी जो है ये आपकी क्या है, विषुवत रेखा है, और ये क्या है, आपकी पोल है, ये आपकी ध्रुव है। ठीक है मेरे भाई। अब आप जैसे ही ध्रुव से 8 किलोमीटर जाते हो, और जैसे ही विषुवत से आप 16 किलोमीटर जाते हो, 16 किलोमीटर जाते हो, 16 किलोमीटर जाते हो, 16 किलोमीटर जाते हो, सोच सकते हो अगर डिजिटल बोर्ड हो तो कितना मज़ा आए पढ़ने में। ये 8 किलोमीटर, ये 16 किलोमीटर, ये जो रेंज होता है आपके क्षोभ मंडल की रेंज होती है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर से मैं आपको सवाल पूछता हूँ, पूछा जाएगा क्षोभ मंडल की मोटाई या फिर ऊंचाई ही हम बात कर ले, क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, ध्रुव में या फिर विषुवत रेखा पे, मुझे आप बताइए। सोचिए एक बार। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई। अंतिम वीडियो है विश्व भूगोल की, बहुत मेहनत किया है मैंने आपके साथ, तो इतना तो आपका कंट्रीब्यूशन बनता है मेरे भाई। आप देख सकते हो ध्रुव की इसकी मोटाई यहाँ से ध्रुव से कितनी है, तो केवल और केवल 8 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा से इसकी मोटाई आपको कितनी पड़ रही है, 16 किलोमीटर। तो पूछा जाएगा क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुव में सबसे ज़्यादा है या विषुवत रेखा में, तो विषुवत रेखा आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया मेरे भाई, मैप आपको पूरा होगा, एकदम बैठ गया होगा दिमाग में एकदम। अब हम बात करेंगे दूसरी पॉइंट में। देखिए पहली पॉइंट में जो बताई गई, इसकी ऊंचाई जो होती है पृथ्वी के ध्रुव से कितना है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा से कितना, 16 किलोमीटर, ये हमने कवर कर लिया। अच्छा इसकी औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई हम लोग अभी रेलवे के लिए लेके चल रहे हैं, 8 को जब 16 से जोड़ते हैं तो 12 किलोमीटर आपका आ जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई पूछी गई थी NTPC में, तो याद रखना इसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी। एवरेज कैसे निकालता है, आई थिंक आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो पता होगा। अब अधिकांश मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है, अब देखिए एक चीज़ माइंड में सेटअप कर लीजिए कि जो भी आपको बादल, जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती है, बादल है, उसके बाद वर्षा जो होती है, चक्रवात का आना, पतंगे जो उड़ती है, हेलीकॉप्टर जो उड़ती है, ये सारी की सारी संबंधी घटनाएं जो होती है आपके कहाँ होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में ही होती है। बादल का बनना, वर्षा का होना, हेलीकॉप्टर का उड़ना, बिजली का चमकना, अपने पतंग जो उड़ाते हैं आप, सारी की सारी घटनाएं, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में ही होती है। और दूसरी, जैसे ही आप क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हो, आप 165 किलोमीटर की 165 मीटर आप डिस्टेंस कवर करते हो, तो क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब कि क्षोभ मंडल में ऊपर जाने से हम टेम्परेचर क्या होता है आपका, घटता है। पहला बहुत अच्छा सवाल हम यहाँ पे आपको फिगर में दिखाने की कोशिश करेंगे एक बार। देखिए यहाँ से आपका जो है, ये आपका पूरा ये क्षोभ मंडल है। आपने जैसे ही पृथ्वी से इसकी ऊंचाई ऊपर जाने की कोशिश की है, तो आपने 165 मीटर ही कवर किया, तो आपने क्या देखा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। अब यही होता है, क्या ना है कि बहुत सारे आपको क्या होता है, ग्लेशियर दिखाई पड़ते हैं, मतलब हिम बन जाते हैं पर्वतों में। क्या होता है, आपने देखा होगा ग्लेशियर बने हुए, बर्फ से, पूरे बर्फ से पृथ्वी ढक जाते हैं। ऐसा होता है क्यों है,
आप सभी को मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 8,850 ले रहा हूं, चलिए ठीक है। अब हुआ क्या कि पृथ्वी पे आपका टेम्परेचर कितना है, ऑलमोस्ट अभी हम मान के चल रहे हैं 35 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे ही इससे आप ऊंचाई में जा रहे हो तो जैसे आपने 165 मीटर कवर किया तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट गया। यानी कि अगर 35 डिग्री सेल्सियस घट जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस घटने के लिए हम इसे 35 से 165 है, यानी कि अगर हम किलोमीटर की अगर हम लोग बात कर ले, यानी कि सिंपल 1 किलोमीटर में जो है आपका 6 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। यानी कि हमें घटाना कितना है आपका 6 25 6 36, यानी कि 36 डिग्री और हमें जो घटाना, यानी कि हम अगर 36 किलोमीटर इसके जस्ट ऊपर पृथ्वी की सतह से ऊपर चले जाते हैं तो जो जलवाष्प में जो पानी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं बर्फ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही जो होते हैं आपके पर्वतों पे क्या हो जाते हैं बर्फ की चादर बना लेते हैं, जो हमें आपको दिखाए पूरा वाइट, जो पर्वत आपको क्या होता है वाइट जो दिखाई पड़ता है। तो यही चीज़ें हैं। और फिर आपको ग्लोबल वार्मिंग आपने एक वर्ड सुना होगा जो इन्वायरमेंट का, अच्छा इससे भी आपको याद है कि साइंस एंड के बाद आपको इन्वायरमेंट भी काफ़ी टॉपिक इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए। जैसे कि आप अगर बात कर ले हरित क्रांति, चिपको आंदोलन, ये सारी चीज़ें, वायुमंडल में कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, ओजोन गैसेस, ओजोन लेयर, बहुत अच्छी टॉपिक है, आपको रेलवे पूछती है यहाँ से एनटीपीसी। तो खैर यहाँ से हम तो आप सबको पीडीएफ प्रोवाइड करने की बात की है, आप सभी को उसके लिए परेशान भी नहीं होना। ये क्लियर हो गया, तापमान क्या होता है क्षोभमंडल में घटता है, ये क्लियर है मेरे भाई। अब हम बात करेंगे, जैसे ही मैंने आपको बताया कि आप पृथ्वी से 8 किलोमीटर ध्रुव से चलते हो और 16 किलोमीटर इधर चलते हो तो आपका क्षोभमंडल होता है। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर क्षोभमंडल से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस की में जो एक सीमा जो बनता है, हम इसे क्या नाम देते हैं क्षोभ सीमा देते हैं। और ये क्षोभ सीमा जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जो होता है क्षोभ सीमा में जेट धाराएं चलती है, ठीक है, जेट धाराएं जो है ना चलती है। तो यही लिखा हुआ है क्षोभमंडल की मोटाई आपसे पूछा जाएगा तो कितना होगा 1.5 किलोमीटर, और चारों ओर क्षोभ सीमा उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये मतलब ये जो क्षोभमंडल इसे चारों ओर क्षोभ सीमा उपस्थित होते हैं। अब इसकी जो मोटाई है, आप देखिए यहाँ पे भी 1.5 किलोमीटर, यहाँ भी 1.5 किलोमीटर, यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 1.5, तो इसकी मोटाई क्या होती है कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, चाहे आप ध्रुव से बात कर लो चाहे आप विषुवत रेखा से बात कर लो, एक चीज़ क्लियर रखना मेरे भाई। उसके बाद इसमें जो होती है आपको क्या दिखाई देती है, जेट धाराएं चलती है। जितने भी जेट धाराएं हैं ये बस आप याद कर लिए, जेट धाराएं एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जेट धाराएं जितनी भी चलती है आपको कहाँ पे चलती है, क्षोभ सीमा में चलती है। दूसरी ये आपका पृथ्वी, ये आपका क्षोभ मंडल, ये रहा आपका क्षोभ सीमा, और यहाँ से फिर आपका एक जो मंडल बनता है इसका हम नाम देते हैं समताप मंडल, और ये आपका क्या हो गया क्षोभ सीमा, ये हो गया, और ये हो गया क्षोभ मंडल। तो यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाला कौन है, तो क्षोभ सीमा है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और क्षोभ सीमा के बाद ये सीमा जो आप देख रहे हैं, इस सीमा के बाद जो होता है ना, कोई भी आपको मौसम में कोई भी परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि बादल जितना भी था यहीं तक आपके बादल सीमित थे। जो भी घटनाएं बादल संबंधी, यही मौसम संबंधी जो भी घटनाएं, अब इसके ऊपर कोई भी मौसम संबंधी ऐसी घटनाएं नहीं होती है। इसीलिए ना तो बरसात होना, ना चक्रवात आना, ना बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सारी चीज़ें क्षोभ मंडल यानी कि क्षोभ सीमा तक ही होती है। इसीलिए जो एरोप्लेन जो फ्लाइट जो उड़ती है आपके समताप मंडल में, इसलिए ईजिली उड़ती है। अदरवाइज अगर वो क्षोभ मंडल में उड़ने लगे तो सोचिए कितनी दिक्कतें आए और कितनी एक्सीडेंट फिर आपको देखने को मिलेगी। इसी कारण पूछा जाएगा जो वायुयान जो फ्लाइट होती है वो कौन से मंडल में उड़ती है, तो आपके समताप मंडल में उड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हेलीकॉप्टर आपका क्षोभ मंडल में ही उड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो कम डिस्टेंस जिनको कवर करना है ना, याद रखना है। अब फ्लाइट कितने अधिक डिस्टेंस कवर करनी पड़ती, इसलिए वो जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। तो उसके बाद जो है पृथ्वी की सतह से चारों ओर, अच्छा अब इसकी ऊंचाई, इसका विस्तार हम देख ले समताप मंडल का, इस फिगर में हम बात करेंगे। ये रहा पृथ्वी, और पृथ्वी से 8 किलोमीटर गए ध्रुव से और 16 किलोमीटर इधर है, तो ये आपका क्या बन गया क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल के बाद मैंने क्या बताया कि 1.5 किलोमीटर जो मोटाई का आपको क्या मैंने बताया क्षोभ सीमा बताई है, जो आप देख रहे होंगे क्षोभ सीमा है पूरा। और क्षोभ सीमा अब जैसे ही पृथ्वी से आपका 50 किलोमीटर आप जाते हो ऊपर, और उसके बाद जो मंडल का फॉर्म होता है हम उसे क्या नाम देते हैं, समताप मंडल होगा। एक मिनट, यहाँ जो है मैंने मध्य मंडल लिख दिया है, ये है आपका समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल नहीं होगा, ये आपका समताप मंडल होगा, ठीक है मेरे भाई, समताप मंडल।
तो ये पृथ्वी से आपका कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। चाहे इधर से जाइए, चाहे इधर से जाइए, चाहे इधर से जाइए, चाहे इधर से जाइए, 50 किलोमीटर में जो है इसका विस्तार है क्षोभ मंडल का। अब एग्जैक्ट समताप मंडल का बहुत सारी किताब में 52 भी मिलेंगे, 51, तो एग्जैक्ट कोई भी मेजरमेंट कोई साइंटिस्ट ने नहीं किया है। कोई ये थोड़े ना कि हम अपने घर बना रहे तो फीता से निकाल के नाप लिए, एग्जैक्ट नहीं है। हर किताब आपको अलग अलग चीज़ें बताएगी, तो इसके लिए परेशान नहीं होता है और ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। तो इसका विस्तार 50 किलोमीटर तक है। समताप मंडल में किसी प्रकार की मौसम परिवर्तन घटना नहीं होती, मैं आपको बता दिया, क्योंकि क्षोभ सीमा के बाद कोई भी बादल का फॉर्मेशन या बादल होती नहीं है, तो कोई भी जो भी घटना मौसम संबंधित क्या होगी, क्षोभ सीमा के नीचे या फिर आपके क्षोभ मंडल में होगी। मतलब ये जो आपका क्षोभ सीमा बना है, इसके ऊपर कोई भी, यहाँ पे आपको कोई भी, इधर आपको जो ऊपर है इधर कोई भी आपको मौसम संबंधी घटनाएं घटती हुई नहीं दिखाई देगी। केवल और केवल यहाँ पर ही सारी की सारी मौसम घटनाएं घटती है, और इसलिए आराम से यहाँ पर जो है आपका फ्लाइट ईजी से उड़ता है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, ये चीज़ें समझ में आ गई। इसलिए कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता है। और क्षोभ सीमा जो अलग जोड़ता है किसको, क्षोभ मंडल को समताप मंडल को। आप देख रहे होंगे ये आपका क्षोभ मंडल हो गया, ये समताप मंडल हो, बीच में क्या है, क्षोभ सीमा। तो ये दोनों को जोड़ने वाला कौन है, तो क्षोभ सीमा ही है। और क्षोभ सीमा को हम क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा को हम लोग मौसम परिवर्तन का छत भी कहते हैं मेरे भाई। अब हम बात करेंगे समताप मंडल में एक लेयर है ओजोन गैस का, जो मतलब ज़्यादा ओजोन गैस वहाँ पर था। ओजोन गैस की घनत्व डेंसिटी इतनी अधिक होने के कारण वो क्या होती है, एक लेयर बना लेती है, मोटी सी मोटी, इतनी मोटी लेयर बना ली आपकी ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर का डिस्टेंस आपको याद रखना, 20 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन लेयर बनता है। ये देखिए पृथ्वी से जैसे ही ऊपर 20 से, ये आपका जो है मिनिमम 20 किलोमीटर ये आप देख रहे होंगे, और मैक्सिमम जो है ये आपका 30 किलोमीटर, यानी कि 20 से 30, ये जो है 20 से 30 किलोमीटर ये आपका ओजोन लेयर बना हुआ है। ये जो आप देख रहे होंगे ये रेड कलर का आपको जो दिख रहा है ये आपका ओजोन लेयर है। अब ये ओजोन लेयर सोचिए अगर ना हो तो पृथ्वी जो सूर्य से जो किरणें आ रही है, सूर्य से बहुत सारी किरणें निकलती है, इंफ्रारेड निकलती है, अल्ट्रावायलेट रे निकलती है, विजिबल लाइट निकलती है। तो ये जो यूवी रे जो आ रही होती है ना, ये जो यूवी रे आ रही है, ये जो यूवी रे अगर ये ओजोन लेयर ना होता तो ये हमारे पृथ्वी पे आती है, और ये जो यूवी रे है हमारे स्किन पे पड़ने से हमें क्या है, स्किन कैंसर तक हो सकता है। इसीलिए ये जो ओजोन लेयर होता है यहीं से टकराकर यूवी रे वापस किरणें जो होती है चली जाती है। अब इसीलिए हमें क्या करने, आपने देखा होगा कई सारे समिट, कई सारे मीटिंग हुए हैं जिसके कारण एसी वगैरह या फिर फ्रीज हो गया में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ करना एकदम बैन कर दिया गया है। तो CFC गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी जो है ना ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, ओजोन लेयर की जो मोटी परत है, ये जो जैसे ये मोटी परत है इसको क्या कर रही है, ये गैस जो होती है ना इसके परत को क्या कर रहे हैं ना, तोड़ती हुई जा रही है। तो अगर ये टूटते हुए चल जाएगा तो इधर से ऐसे क्या होगा, ये लेयर में ऐसे इधर से गैस जो पड़ती है यहाँ पे अधिक क्या होगी, इसके लेयर को वीक कर देगी। तो क्या हो जाएगा, एक इधर से इस तरह से होल बन जाएगी। तो रे जो सूर्य की रे निकल के पास होकर के पृथ्वी पहुंचेगी, और फिर आप सभी को पता है कि क्या हो सकता है, स्किन कैंसर रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लमें हो सकती है। इसके मतलब फिर आप दिन में घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, इसीलिए अब ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्वायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, NTPC के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ बात कर लिए ये सारी चीज़ें, ये इतना पॉइंट क्लियर है मेरे भाई। विमान उड़ता है आपका कहाँ पे, तो समताप मंडल में, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। अब समताप मंडल में याद रखिएगा, समताप से समान ताप यहाँ पे जो है आप ऊपर जाइएगा पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक, यानी कि 16 किलोमीटर से आप ऊपर क्षोभ सीमा से ऊपर जाइएगा तो कोई भी तापमान में आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब बात करेंगे मध्य मंडल की। मध्य मंडल में हम आते हैं तो मध्य मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब यहाँ से लेकर, यानी कि पृथ्वी से हम बात करें तो 80 किलोमीटर ये आपका जो पूरा फैला हुआ ये आपका मध्य मंडल में आता है। मध्य मंडल से दो चीज़ आपको याद रखना है, मध्य मंडल में आप जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपका तापमान क्या होगा, घटते हुए चला जाएगा। तापमान क्या होता है, घटता जाता है। और सबसे न्यूनतम ताप जो होता है आपका मध्य मंडल में होता है, सबसे कम ताप माइनस अप्रॉक्स 90 to 100 डिग्री सेल्सियस जो है मेज़र किया गया है। तो सबसे ठंडा मंडल अगर पूछा जाएगा तो मध्य मंडल होता है, और इसी मंडल में जो है आपको उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होती है।
फिगर में मैं दिखा दूं, ये रहा मध्य मंडल। यहीं पे जो आपके जो उल्का पिंड जो गिरती है, उल्का पिंड क्या है, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाती है बहुत सारे पिंडों से, तो वो जब गिरती है तो जो जब गिर रही होती है तो वायुमंडल में धूल कण गैस से टकराने के कारण क्या होती है, इसमें आग लग जाती है। लेकिन ये जैसे ही मध्य मंडल में पहुंचता है तो मध्य मंडल का टेम्परेचर इतना ठंडा, मतलब इतना कम, इतना ठंडा होता है जिसके कारण वो पिंड क्या होता है वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी रेयर टू रेयर की हम बात कर रहे हैं, वो कुछ कुछ पिंड, उल्का पिंड आपको क्या होते हैं पृथ्वी तक पहुंच जाती है। जैसे अभी बिहार में पहुंचा था, तो वो बहुत रेयर ऑफ दी, जब बहुत बड़ी पिंड अगर गिरती है, जिसे हम टूटता हुआ तारा नाम देते हैं, टूटता हुआ तारा ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो पूछा जाएगा क्या आपसे सवाल कि मध्य मंडल में, ये सारा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में पूरा का पूरा विश्व भूगोल आज आपको दे दिया जाएगा, तो परेशान नहीं होना, प्रिंट आउट निकालिए। 15 से 20 पेज होंगे भाई, विश्व भूगोल मैंने कंप्लीट किया है एकदम मक्खन मलाई के साथ। तो उल्का पिंड संबंधित कहाँ, तो मध्य मंडल में सबसे न्यूनतम ताप, सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर है, और ऊंचाई में जाने से क्या होता है तापमान घटता है। चारों के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम 80 से 640 किलोमीटर तक जाते हैं तो आपको आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल होते हैं। यहाँ पे गैस जो होते हैं ना आयन फॉर्म में होता है, आयन मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। इसी मंडल में क्या होता है आपका रेडियो, पूछा जाएगा रेडियो तरंग कहाँ से, जब आप रेडियो जाते हैं ना, तो जो वहाँ से वेव जो निकल रही होती है ना, वो वेव वापस जो टकरा करके आती है वो आयनोस्फीयर से ही टकरा करके आती है। और जो ध्रुव यानी कि जो मैंने आपको बताया था पोलर सैटेलाइट जो छोड़ी जाती है, क्यों सैटेलाइट जो छोड़ी जा रही है, कुछ आपको जैसे कि पृथ्वी का फोटो लेना होता है, पृथ्वी के आपको अगर पृथ्वी की निगरानी करनी होती है, या फिर पृथ्वी में अगर आपको कुछ भी वहाँ से आपको मतलब पृथ्वी का पूरा ढांचा का एग्जैक्ट फिगर फोटो चाहिए होता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक सैटेलाइट छोड़ते हैं जो पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, वो कम डिस्टेंस कवर करना 2000 किलोमीटर तक PSLV से हम छोड़ते। तो पूछा जाएगा ध्रुवीय उपग्रह स्थापित किया जाता है कहाँ, तो आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में। और अंतिम एक्सोस्फीयर यानी कि वायुमंडल, यहाँ पर सबसे हल्की गैस उपस्थित होते हैं जैसे कि हीलियम, नाइट्रोजन, और जितने भी संचार उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह, ये सारे के सारे उपग्रह, जितने भी सैटेलाइट वगैरह जो छोड़े जाते हैं कहाँ पर, ये आपके GSLV से भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है। याद रखिएगा, मैं आप बता दे रहा हूँ, स्पेस का ये टॉपिक है, हो सके तो मैं कवर कराऊँ आपका साइंस एंड टेक, ज़्यादा नहीं 2 से 3 वीडियो कवर हो जाएगा, वो आधा घंटे की अगर वीडियो बनाया गया तो कंप्लीट पूछा जाएगा एक्सोस्फीयर से एक ही चीज़ की संचार उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं, एक्सोस्फीयर से। इस फिगर को एक बार हम देख लें तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका मध्य मंडल, और जैसे ही यहाँ से आप जाओगे 640 यानी पृथ्वी से 640 किलोमीटर आपका आयन मंडल, इसके ऊपर मध्य मंडल, सॉरी एक्सोस्फीयर। इंपॉर्टेंट आपको मैंने यहाँ बता दिया था, रेडियो तरंगे यानी कि ध्रुवीय उपग्रह यहीं पे स्थापित किए जाते हैं, और यहाँ भू स्थिर उपग्रह संचार। मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्या। पहला तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, क्षोभ मंडल से आपको कितना मौसम संबंधी घटनाएं होती है। उसके बाद मैंने क्या, जितने भी चक्रवात आना, जितने भी चीज़ें हैं आपके सब क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच क्या है, क्षोभ सीमा जिसे मौसम परिवर्तन की छत भी कहते हैं, उसके ऊपर कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता। समताप मंडल मैंने क्या बताया, आपके वायुयान यानी कि जो एरोप्लेन जो फ्लाइट है वहाँ वो उड़ती है वहाँ पे। और क्षोभ मंडल में क्या होता है कि 165 मीटर ऊपर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घटता है। समताप मंडल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है, इसमें ऊपर जाने से टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। और मध्य मंडल में मैंने आपको क्या बताया था कि उल्का पिंड संबंधी घटनाएं घटती है। आयन मंडल में रेडियो तरंग परावर्तित होती है, ध्रुवीय उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। वायुमंडल में भू स्थिर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। बस आपको इतना पढ़ना है जो है मैंने अभी आपको रिकॉल करवा दिया। अगर अच्छा लगा हो, आपका साथ रहा हो, तो मैं भूगोल, भारत के भूगोल, साइंस टेक, इन्वायरमेंट कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। एटलीस्ट मतलब यूट्यूब पे तो साथ नहीं दिया, बट मैं इसकी PDF जो है आपको आज रात तक अपने टेलीग्राम चैनल, हो सकता है कि शाम या दोपहर तक ही मैं आपको शेयर कर दूँ पूरी की पूरी कंप्लीट PDF है। देखिए आप इसका प्रिंट आउट निकालिएगा और एक एक वीडियो फिर से एक बार देख करके आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो 2 घंटे में पूरा का पूरा विश्व भूगोल मक्खन मलाई की तरह कंप्लीट होगा। और मैं एक वीडियो लाऊंगा विश्व भूगोल में पूछे गए रेलवे के द्वारा और SSC के द्वारा सारे सवाल, ठीक है। चलिए एक थम्स अप करके जाइएगा इस वीडियो को। अभी तक अगर आपने देखा होगा वीडियो तो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ेदार से आज हमने पढ़ाई भी की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।